ब्राज़ील एक लैटिन अमेरिकन देश। लैटिन अमेरिका उन देशों को कहा जाता है जहां लैटिन मुल्की भाषाएं बोली जाती है। हम इस वीडियो में ब्राज़ील के बारे में बात करेंगे। वीडियो के कुछ ओपनिंग पॉइंट जिसके बारे में आगे बात करेंगे, जैसे कि हमारे टॉपिक का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कैसे बना देश और सबसे पहले यहाँ पर कौन आया। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पुर्तगाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, क्योंकि इसके आसपास के सभी देश या तो स्पेनिश बोलते हैं और कुछ देश डच और फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिना देर किए टॉपिक की बात करते हैं, कैसे बना ब्राज़ील और सबसे पहले यहाँ पर कौन आया। जब पूरा लैटिन अमेरिका स्पेनिश बोलता था तो सिर्फ एक देश वहां पर पुर्तगाली बोलता था। अमेज़न का घना जंगल, फुटबॉल का जुनून और गुलामगिरी से बाहर निकले एक अनोखी संस्कृति जिसने दुनिया के इतिहास में अपना साम्राज्य बनाया। एक बात हमेशा के लिए याद रखना जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, जब इंसान इस जमीन पर रहने आया था, मतलब इस पृथ्वी पर, तब उसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। मतलब अमेरिका में इंसानी बस्तियों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। शुरू में यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे? यूरोपीय कब्जा होने से हजारों साल पहले से यहाँ पर कुछ आदिवासी समूह रहते थे, जैसे कि तूपी, गुआरानी और अमेज़न जंगल की जनजातियाँ, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं जंगल में कौन सी जनजातियाँ रहती है, क्योंकि वे लोग दुनिया के सामने नहीं आते। शुरू में ब्राज़ील की जमीन पर रहने वाले लोग शिकार, मछली पकड़ना, जंगल से खाना और दवा लाने का काम करते थे। इनके पास कोई राजा या राजधानी शहर नहीं था, बल्कि उनके ग्रुप का एक लीडर जो उनका पूरा एरिया हैंडल करता था। देश की मूल निवासी जनजातियों की उत्पत्ति एशिया, खास करके साइबेरिया से जुड़ी है। साइंटिस्ट लोगों का कहना है लगभग 15,000 से 23,000 साल पहले अंतिम हिमयुग खत्म होने के बाद साइबेरिया से कई सारे लोग बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके उत्तरी अमेरिका आए थे। उस समय बेरिंग स्ट्रेट पानी के ऊपर थी, आज पानी के नीचे है। बेरिंग स्ट्रेट एक छोटा रास्ता जो यूरोप और अमेरिका को जोड़ने का काम करता था। लोगों ने उत्तरी अमेरिका को बस्ती बनाने के बाद धीरे धीरे दक्षिण की ओर स्थानांतर किया। हालांकि प्रवास धीरे धीरे हुआ, जिसमें बहुत समय लगा। ब्राज़ील में इंसानी हस्तक्षेप के सबसे पुराने सबूत 23,000 साल के हैं। मतलब यहाँ पर रहने वाली जनजातियां शिकार और खाने की तलाश में भटकते भटकते उत्तर दिशा की ओर से आए थे। अमेरिका कोई छोटा द्वीप नहीं, बल्कि एक महाद्वीप है जिसके दो टुकड़े हैं, उत्तर और दक्षिण। अभी के समय मतलब 2026 के आसपास उत्तर अमेरिका, जहां पर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन द्वीप शामिल है। इन सभी देशों की आबादी मिलाकर 61 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और दक्षिणी अमेरिका में 43 करोड़। लेकिन 23,000 साल पहले ब्राज़ील और अमेज़न जंगल की जनजातियां उत्तर दक्षिण अमेरिका में रहने लगी, तभी इनकी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 लाख बताई गई। आज की आबादी के साथ कंपेयर करें तो ये जनसंख्या कुछ भी नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब यूरोपियन समुद्री खोजकर्ताओं की नजर अमेरिका पर पड़ी। लेकिन कैसे? ध्यान से सुनिए। 15वीं सदी में 13 पुर्तगाली जहाज भारत जा रहे थे। उनका लीडर था पेड्रो अल्वारेस काब्रल। जिन रास्तों से वास्को द गामा भारत जाकर मसाले का व्यापार करता था, उसी रास्ते से पुर्तगाली 13 जहाज जाने वाले थे। कहा जाता है कि इन जहाजों को समुद्र में आंधी तूफान का सामना करना पड़ा और रास्ता भटकने की वजह से सारे जहाज अटलांटिक महासागर में पश्चिम दिशा की ओर चले गए और 22 अप्रैल साल 1500 में दक्षिणी अमेरिका की तट से टकरा गए और यही था ब्राज़ील। 13 में से सिर्फ 4 जहाज तूफान का सामना करते करते बच गए। यहाँ उन्होंने पोर्टो सुगोरो इलाके की पास की जमीन पर पुर्तगाल नाम से कब्जा किया। उन्होंने जमीन को 2 क्रॉस आइसलैंड नाम दिया, जो बाद में ब्राज़ील नाम से जाना गया। देश का नाम ब्राज़ील कैसे पड़ा, हम आपको आगे बताएंगे। 22 अप्रैल साल 1500 को पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेस काब्रल, जिसने ब्राज़ील की जमीन पर कदम रखा था और पुर्तगाल के राजा पहले मैनुअल उनके नाम पर वहां पर पहली कॉलोनी बनाई। जिस एरिया में पुर्तगाली कब्जा बन रहा था, वहां पर लाल रंग देने वाले पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते थे। देश का नाम ब्राज़ील कैसे पड़ा, इसी टॉपिक पर हम अभी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। देश का नाम मूल रूप से वहां पर पाए जाने वाले ब्राज़ील वुड नाम के लाल रंग देने वाले पेड़ों से लिया गया था। पुर्तगाली लोग इस लकड़ी से लाल रंग बनाते थे, जिसका इस्तेमाल यूरोप में कपड़ों को रंगाने के लिए किया जाता था। पेड़ को लेकर यूरोप से अमेरिका तक व्यापार बढ़ने लगा। इस व्यापार के कारण जहां पर ब्राज़ील वुड पेड़ पाए जाते थे, उस एरिया को टेरा डू ब्रासील नाम से जाना गया, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है ब्राज़ील पेड़ों की भूमि। जब देश पुर्तगाल कब्जे से आजाद हुआ, तब ब्राज़ील वुड नाम को ब्राज़ील में बदल दिया। 15वीं सदी में देश कोई सामान्य कॉलोनी नहीं था, बल्कि एक बड़ा साम्राज्य बन गया था, लेकिन पुर्तगाल का उपनिवेश था, मतलब किसी और का कब्जा। फिर भी ब्राज़ील के इतिहास में हमें कोई बड़ा युद्ध देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य जिस पर पुर्तगाल जैसे छोटे देश का कब्जा, पुर्तगाली इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। हालांकि उन्होंने देश को छोटे छोटे पुर्तगाली कॉलोनी में बांटा था, लेकिन देश बाकी कॉलोनियों से अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर सोना, कॉफी और गन्ना काफी मात्रा में पाया जाता है और पुर्तगाल की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर
टिकी हुई थी। साल 1808 में नेपोलियन की वजह से सारा खेल पलट गया था। अब ऐसा लग रहा था अमेरिका के इतिहास में एक सबसे बड़ा पुर्तगाली देश बनने वाला है, क्योंकि फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने पुर्तगाल पर हमला किया था और डर के मारे पुर्तगाल के राजा जाओ और उनका पूरा शाही परिवार ब्राजील भाग गया और अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी यूरोपीय साम्राज्य की राजधानी यूरोप के बाहर बन चुकी थी, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो, जिसके कारण ब्राजील प्रशासनिक रूप से मजबूत हुआ, शिक्षा, बैंक और सेना का विकास हुआ। पुर्तगाल के राजा जाओ, जिनका पूरा नाम जाओ मारिया जोजेफ फ्रांसिस्को जावियर डी पाउला लुइस एंटोनियो डोमिंगो राइपेल, इतना बड़ा नाम कैसे, इसका एक अलग इतिहास है। अगर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में सिर्फ इतना याद रखो, पुर्तगाल के राजा जाओ। साल 1815 में इस राजा ने एक घोषणा की, पुर्तगाल ब्राजील अलगावर्स, मतलब ब्राजील अब सिर्फ एक कॉलोनी नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। उस समय देश को पुर्तगाल के बराबर राज्य का दर्जा मिला, लेकिन यही से ब्राजील में आजादी की सोच मजबूत होने लगी। इस बड़े राज्य को पुर्तगीज लोगों ने फिर छोटी छोटी कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया। नेपोलियन ने पुर्तगाल पर हमला किया था क्योंकि उसे वहां की सत्ता चाहिए थी। उसका कहना था यूरोप का कोई भी देश इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा। पुर्तगाल का सबसे अच्छा दोस्त इंग्लैंड था, इंग्लैंड से व्यापार नहीं रुकना चाहिए, इसलिए राजा जाओ, उसका शाही परिवार, अधिकारी, सेना, खजाना और करीब 15,000 लोग लेकर ब्राजील चला गया और वहां की नई राजधानी रियो डी जेनेरियो से पुर्तगाल को कंट्रोल करने लगा। जब फ्रांसीसी सेना पुर्तगाली शहर लिस्बन में पहुंची तब उन्हें पता चला राजा ब्राजील जा चुका था, खजाना खाली था और सत्ता गायब थी। फ्रांस ने पुर्तगाल पर कब्जा तो किया, लेकिन उन्हें असली फायदा नहीं मिला। इंग्लैंड ने खेल पलट दिया था, क्योंकि इंग्लैंड पुर्तगाल का सबसे पुराना दोस्त और नेपोलियन का कट्टर दुश्मन था। ब्रिटिश सेना की पुर्तगाल में फ्रांसीसी सेना से लड़ाई हुई। इस युद्ध को गुरिल्ला युद्ध नाम दिया। साल 1811 में नेपोलियन की सेना पुर्तगाल से पूरी तरह से निकल गई। फ्रांस की हार हुई और पुर्तगाल कब्जे से बच गया। हालांकि फ्रांस हार गया, लेकिन जाते जाते देश का नुकसान करके चला गया। पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। राजा अभी भी ब्राजील से सत्ता कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से पुर्तगाल कमजोर हो गया और ब्राजील ताकतवर बन गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो नेपोलियन ने पुर्तगाल पर हमला किया था, लेकिन अनजाने में उसने ब्राजील की आजादी की नींव रखी, क्योंकि उसी की हमले ने राजा को ब्राजील भेज दिया और ब्राजील का केंद्र बना दिया। लगभग 15,000 पुर्तगाली वहां पर रहने लगे थे। उन्हें लगा सब कुछ ब्राजील में है, हमारा राजा यहीं पर है, सरकार भी यहीं पर है, खजाना, सेना, व्यापार सब ब्राजील में केंद्रित हो चुका है। ब्राजील में बैठे पुर्तगाली लोग महसूस करने लगे, पैसा और ताकत सब कुछ यहीं पर है, क्यों ना हम इसे एक नया पुर्तगाल घोषित करें। उनका ओरिजिनल यूरोपियन पुर्तगाल देश आर्थिक रूप से टूट चुका था, व्यापार गिर गया, कर्ज बढ़ गया, अंग्रेजों का असर बढ़ने लगा। पुर्तगाल के व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान होने लगा, क्योंकि ब्राजील अब इंग्लैंड और दूसरे देशों से व्यापार करने लगा। 1820 में उनके ओरिजिनल देश में एक क्रांति हुई, जिसका नाम था लाइबेरियन रिवॉल्यूशन ऑफ पोर्टो, जिसमें सेना, व्यापारी और पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर विद्रोह किया। उनकी मांगे थी राजा वापस पुर्तगाल आए, संविधान बनाए जाए, संसद की ताकत बढ़े, क्योंकि यह क्रांति संवैधानिक राजशाही चाहती थी, ना कि पुरानी कमजोर सत्ता। कोर्टेस की नजर ब्राजील पर पड़ी। कोर्टेस पुर्तगाल के एक बड़ी सांसद है। उसे समझ में आया पुर्तगाल गरीब बन चुका है, ब्राजील अमीर बन रहा है, लेकिन सत्ता ब्राजील में बैठी है। सांसद ने कहा ब्राजील को फिर से कंट्रोल करो, वरना पुर्तगाल कभी उसे नहीं संभाल पाएगा। साल 1822 में कोर्टेस की नई सरकार ने आदेश दिए, राजा जाओ तुरंत पुर्तगाल वापस आए, ब्राजील की सेना पुर्तगाल के अधीन आए, ब्राजील के बंदरगाह बंद किए जाए और राजा का बेटा टॉम पेड्रो उसे भी वापस लाया जाए। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो सांसद का कहना था ब्राजील को फिर से एक साधारण कॉलोनी ही बनाना है। राजा के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, अगर वह नहीं लौटता तो पुर्तगाल में उसका तख्त चला जाता, अगर लौटता तो ब्राजील हाथ से छूट जाता। उसने सोचा अगर बेटा ब्राजील में रहेगा तो शायद सत्ता बच सकती है। साल 1821 में राजा पुर्तगाल लौट आया, लेकिन अपने बेटे टॉम पेड्रो को ब्राजील का शासक बना दिया। राजा का बेटा एक जवान था, ब्राजील में काफी लोकप्रिय हो चुका था। राजा को उम्मीद थी बेटा ब्राजील को शांत रखेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। टॉम पेड्रो ब्राजील के पक्ष में खड़ा हो गया और यही से देश आजादी की ओर बढ़ता गया। कोर्टेस सांसद दबाव डालती रही, जिसके कारण ब्राजील के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो राजा ने ब्राजील की सत्ता संभालने के लिए अपने बेटे को वहां पर रुकाया था, लेकिन राजा का बेटा ब्राजील की आजादी की वजह बन गया। पुर्तगाल की सत्ता और शाही व्यवस्था ने कुछ समय के लिए ब्राजील को ही अपना असली केंद्र बना लिया था। जो पुर्तगीज ब्राजील में रह रहे थे उन्हें ब्राजील से फायदा हो रहा था, वे वही रुकना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपियन पुर्तगाल में रह गए थे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इसलिए 1820 में क्रांति हुई थी। 1820 की क्रांति के बाद पुर्तगाल की नई सरकार ने कहा राजधानी वापस लाओ और ब्राजील को फिर से नीचे लाओ, क्योंकि पुर्तगाल खुद टूट रहा था।
और ब्राजील बहुत ताकतवर बन गया था। पुर्तगाल का ब्राजील को आजाद करने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ सालों तक उसने ब्राजील को ही अपना असली केंद्र बना लिया और यही गलती ब्राजील की आजादी की नींव बन गई। सोचो, अगर एक बार ब्राजील की सत्ता मजबूत बन चुके और काफी बड़ा ताकतवर साम्राज्य बन चुका है तो पुर्तगाल ब्राजील को फिर से कमजोर नहीं कर सकता और इसी कारण ब्राजील में बसा राजा का बेटा अपने राजधानी कारोबार को लेकर वापस पुर्तगाल आया और ब्राजील अमेरिका में एक आजाद देश बन गया। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।